अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अमावस की घटाटोप अंधेरी रात में सदियों पुराने उस खंडर के बुलंदो बाला दोरो दीवार किसी खून आशाम अफरियत की तरह सर ताने खड़े थे और दोनों दोस्त पेंसिल टार्च की मध्यम रोशनी में उस कदीम खंडर के ऊंचे ऊंचे चबूतरों के दरमियान ठोकरें खाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जहां से लोग दिन के वक्त भी गुजरने से घबराते थे। आसिफ हर किस्म के खौफ से बेनियाज होंठों से फिल्मी धुन बजा रहा था, लेकिन असलम की हालत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हल्की सी आहट या सूखे पत्तों की सरसराहट भी उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर देती। उसे यकीन था कि आज ज़रूर कुछ होने वाला है। लो भाई, आधा रास्ता तो तय हो गया, लेकिन अभी तक किसी बला या चुड़ैल से मुलाकात नहीं हुई। शायद किसी काम से गई होगी, इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। अगर उससे मिले बगैर यहाँ से चले गए तो नाराज़ हो जाएगी, और ये भी मुमकिन है गुस्से में आकर फिर कभी सामने ही ना आए और हम उसे देखने से महरूम रह जाएं। आसिफ ने एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए असलम को छेड़ा। तुम यकीनन मेरी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना, और देखो खुदा के लिए यहाँ मत बैठो, जल्दी चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। असलम इधर उधर देखते हुए बोला, सब्र करो, चलते हैं डरपोक नौजवान। वो भी क्या दौर था जब खूबसूरत शहजादियाँ अपने मनपसंद नौजवान को तिलिस्मी मुहिमात पर भेजा करती थी और फिर कामयाबी हासिल करने पर इनाम के तौर पर उनकी बहादुरी के सामने हथियार डालकर उनसे शादियाँ कर लिया करती। काश मैं भी किसी ऐसे दौर में पैदा होता। कम अज़ कम कोई पैकर हुस्न मेरी इस खौफनाक खंडर में शब बसरी को सराहती तो सही। क्या बकवास लगा रखी है तुमने, ज़रा भी ख्याल नहीं मेरी हालत का। अगर मुझे यहाँ हार्ट अटैक हो गया तो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। असलम उसका पुरसकून रवैया देखकर भड़क उठा। अच्छा बंद करो ये जज्बाती डायलॉग। तुम मेरे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड नहीं जो दिल बंद हो जाने की धमकियाँ दो। ज़रा सांस ले लो, फिर चलते हैं। तुम भी सुकून से बैठो, तारों भरी रात का मज़ा लो। थोड़ी देर यहाँ रुकने से तुम्हारा खौफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। उसने असलम को तसल्ली दी और ख़ुद ऊंची आवाज़ में उसी फिल्म का गाना गाने लगा जो अभी वो सिनेमा में देख कर आए थे। उसे यूं लापरवाह देखकर असलम भी बेचारगी के आलम में करीब बैठ गया, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था और कह रहा था कि आज कुछ होने वाला है। अचानक उसे अपने कानों में किसी भारी जिस्म के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से अंधेरे में नज़रें इधर उधर घुमाई, मगर कुछ दिखाई न दिया, लेकिन धमक अभी भी सुनाई दे रही थी। जबकि आसिफ अपनी ही मस्ती में मगन गला फाड़ रहा था। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? चंद लम्हे बाद असलम ने चौंक कर पूछा। क्या? आसिफ ने गाना बंद करके पूछा और फिर दोबारा गाने लगा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चलता हमारे पास आ रहा है। यकीनन कोई लड़की होगी और मैं उसकी चूड़ियों की खनक महसूस कर रहा हूँ। भूल गए, आज फिल्म में भी हीरोइन रात के पिछले पैर खेतों में हीरो से मिलने आई थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए चूड़ियाँ खनखनाती थी। क्या सीन था, मैं तो अभी तक उसके शहर से निकल नहीं पाया। आसिफ का दिमाग कहीं और ही पहुंचा हुआ था। मजाक मत करो, मैं संजीदा हूँ। यहाँ हमारे सिवा और कोई और भी है? कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। आसिफ ने इर्द गिर्द टार्च घुमाई। नहीं, ये वहम नहीं, सुनो, उसके सांसों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। आसिफ ने झंझला कर कहा। मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं उसके कदमों की आवाज़ वाज़े सुन रहा हूँ, भारी भरकम आवाज़, जैसे कोई मुश्किल से चल रहा हो। अरे हाँ, शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो। आसिफ पहली मर्तबा चौंका। आसिफ तुम्हारे पीछे। असलम की घुटी घुटी आवाज़ सुनते ही आसिफ ने बिजली की सी तेज़ी से टार्च पीछे घुमाई। ओ खुदाया, मारे खौफ के उसकी आंखें पथरा गईं। सांस जैसे सीने में अटक गई हो और कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए हों। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे दहशतनाक मंजर था, क्योंकि उसके पीछे खड़ा जिस्म यकीनन किसी इंसान का नहीं था। वो दो टांगों वाले उस भारी भरकम जानवर के जिस्म पर बाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उल्लू की मानंद चेहरे में धंसी हुई आंखें, इतनी सफ़ेद जैसे बर्फ़ जमी हो, ऊपर को निकली हुई कंधे की मजबूत हड्डियाँ और उनके साथ जुड़े चमगादड़ की तरह फड़फड़ाते पर, जबकि उसके मकरू वजूद से उठती हुई कच्चे गोश्त की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने उनके नाक जकड़ लिए और मौत के खौफ ने उन्हें पथरा दिया। आसिफ भागो! असलम में इतनी हिम्मत जाने कहाँ से पैदा हो गई, लेकिन कहाँ। ये ऐलान सुनते ही अफरियत का कई फुट लंबा बाजू हरकत में आया और भागता हुआ असलम कई मीटर बुलंद हवा में मौलिक हो गया। लेकिन उसे ये तकलीफ ज़्यादा देर बर्दाश्त न करना पड़ी, क्योंकि बला ने अपने दूसरे हाथ से उसके लंबे बालों वाले सर हल्के झटके से हमेशा के लिए धड़ से अलग कर दिया और किसी फुटबॉल की तरह दूर उछाल दिया।
ऐसा भयानक मंजर आसिफ ने कभी तस्वुर में भी नहीं सोचा था। सब कुछ सामने होने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि भागकर अपनी जान बचा सके। अगले ही लम्हे मौत एक बार फिर हरकत में आई। अब आसिफ की बारी थी। मुझे मत मारो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं आइंदा कभी यहाँ से नहीं गुजरूंगा। वो अफरीयत के हाथों में फड़फड़ाते हुए बेतुकान बोल रहा था, लेकिन फिर वो हैरान रह गया, क्योंकि बला ना सिर्फ उसकी ज़ुबान समझ रही थी बल्कि बोल भी सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़े देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मौत की आवाज़ उसकी समात से टकराई। कैसी शर्त? तुम सारी ज़िंदगी कभी किसी से मेरा जिक्र नहीं करोगे। मुझे मंजूर है, मैं वादा करता हूँ। उसके लहजे में ज़िंदगी की उम्मीद थी। याद रखो, जिस दिन तुमने अपना वादा तोड़ा वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आसिफ की आंखों में आंसू थे। भाग जाओ और कभी पीछे मुड़कर न देखना। अफरीयत ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। नीचे गिरते ही आसिफ बिजली की तेज़ी से खड़ा हुआ और इर्द गिर्द देखे बगैर वापस उसी रास्ते की तरफ भागा जहाँ से वो दोनों खंडर में दाखिल हुए थे। खौफ और दहशत के बायस वो कई मरतबा ज़मीन पर गिरा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ना की। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था मौत कितने दबे पांव इंसान का पीछा करती है। असलम की मौत का भयानक मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन वो मुसलसल भागता रहा। इन्हीं सोचों में वो गांव से बाहर पक्की सड़क पर जा पहुंचा। शदीद खौफ, गम और प्यास के बायस उसके दिल की धड़कन बेकाबू होती जा रही थी। अचानक वो बुरी तरह लड़खड़ाया और मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। आंख खुली तो आसिफ ने खुद को एक खूबसूरत कमरे में एक बिस्तर पर मौजूद पाया। लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसे हरकत में आते देखकर करीब बैठी एक बुजुर्ग खातून बड़ी शफकत से बोली। मैं कहाँ हूँ? तुम महफूज जगह पर हो। आप कौन हैं? उसने पहली मर्तबा औरत पर गौर किया, जिसने लंबा स्याह गाउन पहन रखा था, जबकि उसके दूध की मानिंद सफ़ेद बाल शानों तक लहरा रहे थे। मेरा नाम टेरेसा है और तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो... वो कुछ कहते कहते रुक गया। तुम कादरपुर गांव के करीब मेन रोड पर बेहोश पड़े थे। तेज़ बुखार के बायस तुम्हारी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ उठा लाए। औरत ने सारी बात बताई। मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ? 4 दिन। वो हैरत से बुड़बुड़ाया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। तुम अकेले इतनी रात गए उस वीराने में क्या कर रहे थे? वो जी, मैं खंडरात की सैर के लिए गया था। वापसी पर तबीयत ख़राब हो गई। बस का इंतज़ार कर रहा था कि निडाल होकर गिर पड़ा। उसने असल कहानी गोल कर दी। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। जहाँ सूरज डूबा वहीं रात बसर कर ली। तुम्हारे माँ बाप फौत हो चुके हैं, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वालिदैन का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। दर बदर की ठोकरें खाता इस उम्र तक पहुँचा हूँ। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? आसिफ ने पूछा। परेशानी कम होने पर उसने पहली मर्तबा नज़र उठाकर कमरे का जायज़ा लिया था, जो कदीम तर्ज तामीर होने के बावजूद खूबसूरत बेडरूम के तौर पर तरतीब दिया गया था। मैं, मेरी बेटी अंजलि और चंद खिदमतगार, ये हवेली हमारे पुरखों की यादगार है। हमारी तमाम नस्लों ने इसी में ज़िंदगी गुजारी। समझ गया। वो गहरी नज़रों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। वो उठते हुए बोली। जी शुक्रिया। और सुनो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शर्माना नहीं, इसे अपना घर समझो। टेरेसा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल गई। और आसिफ गहरी सोच में पड़ गया। कितनी नेक औरत है, कितना अच्छा सलूक कर रही है, और मैं कितना बुरा हूँ कि झूठ पर झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे चाहिए इसे सब कुछ सच सच बता दूँ और वापस अपने गाँव चला जाऊँ। किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। कल जब हकीकत खुलेगी तो मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और इस रहमदिल खातून का एतमाद भी उठ जाएगा। मैं इसे हकीकत से आगाह कर दूंगा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया। इतने में एक बूढ़ा नौकर सूप का प्याला उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मालकिन ने कहा, सूप पी लें, और अगर मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। बूढ़े ने एहतराम से कहा, नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। बूढ़े के जाते ही वो तेज़ी से सूप पीने लगा। वो फ़ौरन वापस जाना चाहता था ताकि गाँव वालों को असलम की मौत के बारे में आगाह कर सके, लेकिन अचानक जहन में नया ख्याल आते ही वो एक मरतबा फिर सहम गया। असलम अपने वालिदैन का इकलौता था। वो लोग अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार यकीनन मुझे ठहराएंगे। मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं उसे ज़बरदस्ती फ़िल्म देखने के लिए ले गया और वापसी पर जानबूझकर खंडर वाला रास्ता मुंतखब किया, लेकिन बला के ज़ाहिर होते ही खुद उसे छोड़कर फरार हो गया। ये गांव वालों तो पहले ही मेरे खिलाफ हैं और मुझे आवारा समझते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा।
उससे बेहतर तो यह है कि मैं वापस ना जाऊं और हमेशा के लिए गांव छोड़ दूं। वैसे भी मेरे पास मौका है, अगर मैं इस नेक दिल खातून की मिन्नत समाजत कर लूं तो शायद मुमकिन है अपने पास मुलाजिम रख ले। इस तरह कम अज़ कम गाँव वालों के तानों से निजात तो मिल जाएगी और उस खूनी बला से किया हुआ वादा भी कायम रहेगा। वो खुद अपना ही फैसला तब्दील करने के लिए पर तोल रहा था कि एक मीठी आवाज़ उसके कानों से टकराई। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उसने बदहवासी में जवाब देते हुए नजरें उठाईं तो मुंह खुले का खुला रह गया। सामने खड़ी हसीन दोशीज़ा यकीनन किसी परिस्तान की शहजादी लग रही थी। गोरा रंग, सुनहरी बल खाती लंबी नागिन जैसी जुल्फें और गहरी नीली आंखों ने उसे कुदरत का हसीन शाहकार बना दिया था। वह सफ़ेद शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस क़यामत ढा रही थी। उसे अपनी जानिब मुतवज्जो देखकर वो आगे बढ़ी और बिस्तर के करीब पहुंचकर बोली, मुझे मालूम है तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। मैं इन लोगों पर बोझ हूँ, लेकिन याद रखो ऐसी कोई बात नहीं। तुम यहाँ आराम से रहो और जहन पर ज़्यादा जोर मत दो। पहले ही तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो तो ठीक है, मगर आप हैं कौन? आसिफ उसे देखकर सकते में आ गया। अंजलि, माँ ने बताया नहीं मेरे बारे में? वो बड़ी अदा से बोली। बताया था, मगर इतनी तफसील से नहीं कि वो आपको परिस्तान से उठाकर लाई हैं। जवाब सुनते ही अंजलि ने बेख्तियार कहका लगाया। उसकी हंसी कमरे की फिजा पर गालिब आ गई, जैसे मुद्दतों बाद के दूर किसी सहरा में मंदिर की घंटियां बज उठी हों। बहुत खूब, पसंद आई मुझे तुम्हारी बात, लेकिन आप सो जाओ, रात गहरी हो चली और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बेफिक्र रहो, बातों के लिए बहुत वक्त है मेरे पास। उसने मुस्कुराते हुए आसिफ के हाथ से सूप का खाली प्याला पकड़कर मेज़ पर रखा और वापस पलट गई। अब तो वापसी की रही से ही ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। सुबह में टेरेसा से मुलाजमत की बात ज़रूर करूँगा। लगता है यहाँ रहा तो अंजलि के साथ खूब निभेगी। उसके जाने के बाद आसिफ ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फैसला किया और चादर तान कर सोने की कोशिश करने लगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाश्ते की मेज़ पर आसिफ अंजलि को नज़र भर कर देखने के बाद टेरेसा से मुखातिब हुआ। हाँ कहो, वो मुस्कुराई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। अगर आप उस रोज़ मुझे अपने साथ ना ले आती तो शायद मैं ज़िंदा ना बचता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो तुम्हारी मदद ज़रूर करता। तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझसे रहा ना गया और मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो दरअसल मैं। आसिफ ने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। दरअसल क्या? तुम बिला झिझक अपनी बात पूरी कर सकते हो। टेरेसा ने उसे हौसला दिया। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अरे तो मत जाओ, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। वो लापरवाही से बोली। तो फिर आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटी मोटी मुलाजमत दे दें। मैं वादा करता हूँ जो काम भी मेरे ज़िम्मे लगाया जाएगा पूरी ईमानदारी से करूँगा और किसी काम पर मुझे कोई एतराज़ ना होगा। आसिफ उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगा। ठीक है, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मुलाजमत नहीं दे सकती। क्या मतलब? आसिफ चौंका। मतलब ये कि मुझे किसी नए मुलाजिम की कतन ज़रूरत नहीं, टेरेसा ने दो टोक अल्फाज में कहा। फिर मैं यहाँ किस तरह रह सकता हूँ? आसिफ के लहजे में मायूसी आ गई। तुम बिल्कुल यहाँ रह सकते हो, और वो भी मेरे बेटे की हैसियत से। वो मुस्कुराते हुए बोली। बेटे की हैसियत से? आसिफ हैरत से उछला। हाँ, इस ख़ानदान में मर्दों की हमेशा कमी रही है। मेरा एक बेटा था बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब वो कहाँ है? आसिफ ने चौंक कर कहा। दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अगर आज वो जिंदा होता तो मैं इतनी तनहा ना होती। तुम्हारे चेहरे में मुझे उसका अक्स दिखाई देता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ। यहाँ रहने से तुम्हारी उम्र भर की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एक पुरवकार ज़िंदगी भी नसीब होगी। उसकी आवाज़ भर आ गई। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा अजीम है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आसिफ ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी। उसे वाज़े महसूस हो रहा था कि उसके यहाँ रहने पर रजामंदी से जहाँ टेरेसा ने खुशी का इजहार किया, वहाँ अंजलि का चेहरा भी खिल उठा। वो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के जज्बात महसूस करने लगा। ये उस महल नुमा कदीम हवेली में उसका पहला दिन था। उसने सारा दिन अंजलि के साथ घूम फिर कर गुजारा, जबकि टेरेसा नाश्ते के बाद अपने कमरे में चली गई। बकौल अंजलि के उसकी माँ बहुत कम कमरे से निकलती है, क्योंकि वो उम्र के उस आखिरी हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा परस्तिश करना चाहती है। हवेली में उन माँ बेटी की खिदमत के लिए मुलाजमीन की पूरी फ़ौज थी, लेकिन तमाम जदीद सहूलतों के बावजूद हवेली में बसने वाले अफराद का लिबास और तर्ज ज़िंदगी किसी पुरानी सकाफ़त की तर्जमानी करता था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। एक दिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने अंजलि से इस कदीम रहन सहन के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ मिस्र से है और वो फ़िरौनों की औलाद में से हैं। लेकिन वक्त की आंधी उन्हें यहाँ ले आई और उनके आबाओ अजदाद ने शहर से बाहर सहरा में अपने लिए ये अजीम शान हवेली तामीर की ताकि अपनी सकाफ़त और रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। सहरा का जो हदूद अरबा अंजलि ने बयान किया था, उसके मुताबिक तो वो अपने गांव से सैकड़ों मील दूर था।
यूं वो इस लिहाज से मुतमईन हो गया कि गांव से दूर होने के बायस उसको पहचाने जाने का डर नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक अहम चीज़ जो उसके लिए जहनी परेशानी का बायस थी, वो इस आलीशान हवेली के दरो दीवार थे। जाने क्यों उसे हर पल यही एहसास हो रहा था कि ये उसके लिए जगह नई नहीं, वो पहले कई मरतबा यहाँ आ चुका है, लेकिन कब और कैसे, ये सवाल एक मुहिम्मा बना था। एक रात वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो नींद उसे आंखों से कोसों दूर थी। गो अंजलि अब पूरी तरह उसके दिल में घर कर चुकी थी और उनके दरमियान ताल्लुकात दोस्ती के दायरे से निकलकर मोहब्बत में बदल चुके थे। फिर भी माजी के खौफनाक वाक़यात हर वक्त किसी ड्राउनी फिल्म की तरह उसके जहन के पर्दे पर बदलते रहते। वो भयानक चेहरा, उसकी बातें, उससे क्या हुआ वादा, उसका जहनी सुकून ख़त्म होता जा रहा था। मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करूँगा, उसने दिल ही दिल में उस अफरियत से किया गया वादा याद दोहराया। बहुत देर करवटें बदलने के बाद एक अजीब सा ख्याल जहन में आते ही वो यकदम उठ बैठा। क्यों ना उस बला की तस्वीर बनाकर अपने पास महफूज कर लूँ और साथ ही साथ सारा वाक़या भी तहरीर कर लूँ। इस तरह असल हालात और वाक़यात बग़ैर किसी तब्दीली के हमेशा मेरे पास महफूज रहेंगे। ये सोचकर उसने कमरे में मौजूद अलमारी से कागज़ कलम निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे फ़न मुसव्वरी में ख़ास महारत अता की थी। वो नहायत इन्हमाक से जहन के पर्दे पर मौजूद उस अफरियत के खाके को कागज़ पर मुंतकिल कर रहा था। इस सिलसिले में उसने हर मुमकिन कोशिश की कि तस्वीर और जामे और असल से करीब तर हो। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद जब उसने अपना कलम रोका तो तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी। पेंसिल मेज़ पर रखते हुए अपनी ही बनाई तस्वीर को जब उसने नज़र भर कर देखा तो जिस्म में गुजरने वाली खौफ की तेज़ लहर ने उसे हिला कर रख दिया। फिर उसने दूसरा कागज़ उठाया और टूटी फूटी उर्दू में खंडरात से हवेली तक पहुंचने के वाक़यात रकम करने लगा। इस काम से फारिग होने के बाद उसने दोनों कागज़ तय करके जेब में डाले। अब उसे सुकून महसूस हो रहा था। एक ऐसी बात जो वो किसी से नहीं कह सकता था, उसके पास कागज़ पर महफूज थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इस दौरान टेरेसा ने कई मरतबा उसके माजी को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा टाल जाता। अंजलि के प्यार का नशा उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था और उसके कुर्ब में बसर होने वाला हर लम्हा उसके लिए अनमोल ख़जाना था। सबसे अहम बात कि टेरेसा को उन दोनों के यूं घुल मिल जाने पर कोई एतराज़ न था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक अनजाना खौफ हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता। उसे कई बार महसूस हुआ कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है, सांसों की तेज़ आवाज़, भारी कदमों की चाप, लेकिन बावजूद कोशिश के वो कुछ देख ना सकता था। शायद ये मेरे अंदर का खौफ है जो मुझे हर वक्त बेचैन रखता है, वो खुद को तसल्ली दे लेता। लेकिन आखिर कब तक? आखिर एक रोज़ वो हौसला हार गया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं इस खौफ से निजात हासिल करके रहूँगा। मैं सब कुछ मैडम टेरेसा को बता देता हूँ, वो यकीनन इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगी और इस तरह मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये सोचकर पुरजोश अंदाज में मैडम टेरेसा के कमरे की तरफ बढ़ा और आखिरी मर्तबा अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करने के बाद हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई, अंदर आ जाओ। कमरे से टेरेसा की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कदीम नवादरात से आरास्ता खूबसूरत ख्वाबगाह में टेरेसा एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी, जबकि अंजलि उसके पीछे खड़ी माँ का सर दबा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंचा और फर्श पर बिछे कीमती कालीन पर बैठ गया। खैरियत तो है, इतनी रात गए? टेरेसा परेशानी से बोली, जबकि अंजलि के चेहरे पर उसे देखते ही शोखी आ गई। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? मैं आपको अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन राज में शरीक करना चाहता हूँ, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊँगा। वो सर झुकाकर बोला। उसका ये गैर मुतवक्को जुमला सुनते ही दोनों माँ बेटी यकदम चौंक उठी। फिर इससे पहले कि वो अपनी बात शुरू करता, अंजलि तड़प उठी। देखो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात मत करना जो मैं बर्दाश्त न कर सकूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अंजलि उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। उसके लहजे में अजीब सी इल्तिजा थी। मैं तुम्हें खुद भी छोड़कर नहीं जाना चाहता, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, आसिफ ने तड़प कर जवाब दिया। उधर टेरेसा का चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो खामोशी से दोनों की बातें सुन रही थी। तो फिर क्या मसला है? मत कोई ऐसी बात सुनाना जिससे हम जुदा हो जाएं। अंजलि की आंखों में नमी थी। मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला था, आसिफ उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर बोला। कैसा झूठ? टेरेसा ने उसी सपाट लहजे में जवाब दिया। मैंने गलत कहा था कि हादसे की रात मैं कादरपुर के खंडरात की सैर के लिए गया था। हकीकत यह है कि मैं कादरपुर के करीब एक गांव का रिहायशी हूँ और उस रात मेरे साथ एक अहम वाक़या पेश आया। ये कहकर उसने टेरेसा के बूढ़े चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी बात दोबारा शुरू की। उस रात मैं अपने एक दोस्त के साथ खंडरात में से गुजर रहा था कि अचानक हमारे सामने एक खौफनाक बला आ गई।
मेरे देखते ही देखते उसने मेरे दोस्त को चीड़ फाड़ कर रख दिया। उसके बाद वो मेरी तरफ लपकी, लेकिन न जाने उसे क्यों मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे इस शर्त पर छोड़ दिया कि मैं ज़िंदगी भर किसी से उसका जिक्र न करूं। मुझे मालूम है कि मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको इस राज में शरीक ना करता तो मेरा दिमाग शदीद परेशानी से फट जाता, मैं मर जाता या कम से कम पागल ज़रूर हो जाता। मगर अब मुझे यकीन है मैंने अपना राज किसी गलत शख्सियत को नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है। तुम बेफिक्र रहो, ये राज हमेशा मेरे पास तुम्हारी अमानत रहेगा। ये कहकर टरीसा कुर्सी से उठी और चहलकदमी के अंदाज में टहलने लगी। क्या तुम्हें उस बला का हुलिया याद है? वो कुछ सोचकर बोली। हाँ बिल्कुल, आसिफ ने जवाब दिया और आंखें बंद करके बला की तस्वीर को अपने जहन के पर्दे पर लाते हुए उसका हुलिया बयान करने लगा। इंतहाई खौफनाक चेहरा, कान लंबे, धंसी हुई सफ़ेद आंखें, लंबे बाल, नोकीले नाखून। और उसने याद करने की कोशिश की और चमगादड़ की तरह फड़फड़ाते हुए पीछे से पर ट्रीसा की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे जानती हैं? उसने चौंक कर पीछे मुड़ते हुए आंखें खोली और फिर हैरत और खौफ से घुटी उठी चीख उसके हलक से बरामद हुई, क्योंकि उसके पीछे टरीसा और अंजलि के बजाय उसी भयानक हुलिये वाले दो अफरियत खड़े थे। आखिर तुमने वादा खिलाफी कर ही दी। अगर तुम ये राज सीने में महफूज रखते तो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे और मैं कभी तुम पर अपनी असलियत जाहिर न करती, लेकिन अफसोस कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये कहकर उसने नज़रें दूसरी अफरियत की जानिब घुमाईं और दोबारा बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये सब इंसान ऐसे एक जैसे झूठे मकार होते हैं, दगाबाज। उसके मुंह से जैसे शोले निकल रहे थे। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैंने तो आपको अपना हमदर्द समझकर परेशानी बांटने की कोशिश की थी। खौफ की शिद्दत से आसिफ ने कांपते हुए जवाब दिया, ये सही कह रहा है, इसे छोड़ दो। इसका इरादा हमें धोखा देने का नहीं था। दूसरी बला, जो यकीनन अंजलि थी, आसिफ की हिमायत में बोली, लेकिन रूप बदलते ही उसकी आवाज़ बद्दी और खुरदरी हो गई थी। बिल्कुल नहीं, ये राज ही इसकी ज़िंदगी का असल इम्तिहान था। अब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका। तुम ख्वामख्वाह इसकी हिमायत करने की कोशिश मत करो। किसी इंसान से मोहब्बत कभी तुम्हें सुख नहीं देगी। उन दोनों को मसरूफ़ पाकर आसिफ फरार के इरादे से इर्द गिर्द देखा तो हैरान रह गया। वो एक बार फिर कादरपुर के खंडरात में मौजूद था। हम कहाँ हैं? और वो हवेली? वो चौंका। तुम अभी भी उसी हवेली में खड़े हो, एक ऐसी हवेली जिसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसका रंग और रूप, शान और शौकत सिर्फ उसे दिखाई देती है जिसे हम ये ताकत अता करते हैं। बाकी लोगों के लिए खंडर है और हमेशा खंडर रहेगा। उसकी बात पूरी होते ही आसिफ ने छलांग लगाई और सामने पड़े पत्थर को फलांग कर भागने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा का आहनी हाथ हरकत में आया और सीधा आसिफ की गर्दन पर जा पड़ा। अंजलि, खुदा के लिए मुझे यहाँ बचाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकली। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो तुम अभी भागने की कोशिश ना करते। माँ ठीक कहती है, तुम इंसान भरोसे के लायक नहीं। अंजलि ने टका सा जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी ना मारती। मैं अपनी बका और इस राज की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी जान की कुर्बानी दी जाए। मुझे यकीन है कि तुमने दिल में इस बात का इतराफ़ कर लिया होगा कि तुम्हारी मौत मेरे जुल्म से ज़्यादा खुद अपनी लापरवाही और गलती का नतीजा थी। ये कहते ही ट्रीसा ने अपने दूसरे हाथ के नोकीले नाखून आसिफ के सीने में गाड़ दिए। एक ज़ोरदार चीख और हल्की सी मज़ाहमत, सिर्फ यही मरते हुए आसिफ का आखिरी एहतजाज था। चंद लम्हों बाद उसका बेजान जिस्म बेतरतीबी की हालत में पथरीली ज़मीन पर पड़ा था। अफसोस कि आज के बाद मैं कभी किसी पर रहम नहीं कर सकूंगी। टरीसा ने बुड़बुड़ाकर अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ाए और अंजलि की हमरा नज़रों से गायब हो गई। इंस्पेक्टर दानिश गहरी सोच में गर्क अपने दफ्तर में बैठा था। कादरपुर के खंडरात में बढ़ते हुए पुरस्रार खूनी वाक़यात उसके लिए मुहिम्मा बने थे। दिन रात काम करने के बावजूद वो अभी तक एक कदम भी आगे न बढ़ा सका था। ऊपर से आला हुकाम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अखबारात चीख चीख कर लोगों को हिरासा कर रहे थे और इलाके की आधी से ज़्यादा आबादी नकले मकानी कर चुकी थी, क्योंकि गांव के हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई शख्स मारा जा चुका था। खुद उसके अपने कई सिपाही इस पुरस्रार मौत का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। जनाब, एक अहम खबर है। आने वाले ने हवालदार की पुरजोश आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कैसी खबर? जनाब, खंडरात से आज उसी लड़के की लाश मिली है जो चंद रोज़ कबल असलम नामी लड़के की मौत के बाद लापता हो गया था। अरे, इतने दिनों बाद? इंस्पेक्टर दानिश के लहजे में हैरत थी। जी, लेकिन जनाब, अहम बात यह है कि उसकी जेब से एक कागज़ बरामद हुआ है। हवालदार ने तह किए हुए 2 कागज़ उसके सामने रख दिए। इंस्पेक्टर दानिश ने एक कागज़ खोला तो हैरत से उछल पड़ा। कागज़ पर इंतहाई अजीबुल खलकत जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। उसने झट से दूसरा कागज़ उठाया और उस पर दर्ज तहरीर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था,
पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी होती चली जा रही थीं। उन कागजात का इल्म कितने लोगों को है? वो तहरीर पढ़ने के बाद कुछ सोचकर बोला। सिर्फ 3 सिपाहियों को, जिन्होंने लाश बरामद की है, हवलदार ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना ये खबर राज ही रहे और ख़ुसूसन प्रेस से मुहतात रहना, इंस्पेक्टर दानिश ने हवलदार को समझाया। जी बेहतर जनाब, हवलदार सलूट करके वापस चला गया। उसके जाते ही इंस्पेक्टर दानिश ने कागज़ दोबारा उठाया और बगौर तस्वीर का जायज़ा लेने लगा। उसने 2-3 मरतबा तफसील पढ़ी, लेकिन मामला समझ से बाहर था। डॉक्टर दाऊद, अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में घूंदा। उसने जल्दी से कागज़ जेब में डाले और बाहर मौजूद अपनी जीप की तरफ बढ़ा। चंद मिनट बाद वह मुल्क के मशहूर माहिर आसार कदीमा डॉक्टर दाऊद के घर की तरफ जा रहा था। डॉक्टर दाऊद का शुमार मुल्क के काबिल तरीन माहिरीन आसार कदीमा में होता था। उन्होंने खसूसी तौर पर कादरपुर के खंडरात पर दिन रात काम करके बहुत सी नई चीज़ें दरियाफ्त की थीं। इंस्पेक्टर दानिश से उनके ताल्लुकात बहुत पुराने और अच्छे थे। वो उसके वालिद के गहरे दोस्त थे और इंस्पेक्टर दानिश को अपने बच्चों की तरह प्यार करते। 1 घंटा की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसकी जीप डॉक्टर दाऊद के ज़रूरी फार्म में दाखिल हुई। रिटायरमेंट और बीमारी के बायस वो मुस्तकिल तौर पर यहीं शिफ्ट हो गए थे। इंस्पेक्टर दानिश चूँकि बचपन से ही उनके हाथ आता, इसलिए वो बिला झिझक जीप पार करके ज़रूरी फार्म में मौजूद कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा और एक नौकर से उनके बारे में मालूमात करके लाइब्रेरी के सामने जा खड़ा हुआ। यस कम इन, दस्तक के जवाब में डॉक्टर साहब की नरम आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर साहब एक आरामदेह कुर्सी पर बैठे किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। उन्होंने सलाम की आवाज़ सुनकर सर उठाया और खड़े हुए इंस्पेक्टर दानिश को गले लगा लिया। काफ़ी देर वो इंस्पेक्टर दानिश से इधर उधर की बातें करते रहे। इसी दौरान मुलाजिम चाय ले आया। अंकल, मैं आपके पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ, इंस्पेक्टर दानिश चाय पीते हुए बोला। कैसा काम? डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले। एक मरतबा जिक्र किया था आपने कादरपुर के खंडरात में खुदाई के दौरान आपको बाज़ पुरस्रार वाक़यात का सामना करना पड़ा। हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जवाब में इंस्पेक्टर दानिश ने जेब से दोनों कागज़ निकालकर डॉक्टर दाऊद की तरफ बढ़ाए। डॉक्टर दाऊद ने तस्वीर वाला कागज़ खोला तो उस पर नज़र पड़ते ही उनका रंग फ़क हो गया। थोड़ी देर बाद संभल कर उन्होंने दूसरा कागज़ पढ़ा और इंस्पेक्टर दानिश की तरफ देखते हुए बोले, ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिले? क्या आप इस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हैं? इंस्पेक्टर ने उल्टा सवाल किया। हाँ, मगर पहले बताओ कि ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिले हैं। वो अपनी बात पर अड़ गए। जवाब में इंस्पेक्टर दानिश ने उन्हें तफसीलन सारे वाक़यात से आगाह किया। डॉक्टर दाऊद ने सारी बात तवज्जो से सुनी और फिर कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है हालात ज़्यादा अच्छे नहीं। क्या मतलब? वो चौंका। उन्होंने एक मरतबा फिर तस्वीर का बगौर जायज़ा लिया और कहने लगे, 30 बरस पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान था। हर चीज़ हासिल करने का जुनून मेरे सर पर सवार रहता। उन दिनों मैं अपने साथियों के हमरा अहमदनगर के खंडरात में तहकीक कर रहा था। जब हमने खंडरात के वस्ती हिस्से में खुदाई शुरू की तो अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। खुदाई करने वाले मजदूरों को खौफनाक शक्लें दिखाई देने लगीं, खौफनाक आवाज़ें सुनाई देतीं और अक्सर खुदाई के दौरान उनके मजबूत औजार टूट जाते। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि सब मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे समझाने पर दोबारा रजामंद हो गए और मैंने उनकी हौसला अफजाई के लिए खुद काम की निगरानी शुरू कर दी। एक रोज़ काफ़ी गहराई से हमें एक ताबूत मिला। हमने उसे रस्सों की मदद से गड़े से बाहर निकाला और जब हथौड़ों की मदद से उसके जंग आलूद ताले को तोड़कर ढक्कन उठाया तो इतना कहकर वो खामोश हो गए। तो क्या? इंस्पेक्टर दानिश बेचैनी से बोला। उसमें एक लाश थी। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। इंस्पेक्टर ने दोबारा सवाल किया, किसकी लाश? उसी की शक्ल बिल्कुल उसी तस्वीर की तरह जो आज तुम लेकर आए हो, उन्होंने जवाब दिया। क्या? हमारे हैरत के इंस्पेक्टर के मुंह से सिर्फ यही लफ्ज़ निकल सका। लाश के अलावा ताबूत में एक छोटा सा संदूक और भी था। जैसे ही मैंने वो संदूक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, दिन का उजाला रात की तारीकी में बदल गया और कादरपुर की फ़िज़ा एक ऐसे तेज़ सुर्ख आंधी की लपेट में आ गई। ऐसी आंधी जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए दीवाना वार मुँह उठाकर भागा। आंधी इतनी शदीद थी कि वो मज़दूरों को फ़िज़ा में कई फिट ऊंचा उठाती और ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती। मैंने खुद एक मजबूत सतून का सहारा लेकर जान बचाई। काफ़ी देर बाद आंधी थमी तो सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ थी। खंडरात का काफ़ी हिस्सा ज़मीन बोझ हो चुका था और मलबे तले दबकर बहुत से मजदूर मारे जा चुके थे, लेकिन उन सब बातों के अलावा हैरानकुन बात यह थी कि ताबूत में से लाश गायब हो चुकी थी। यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है? सर्दी की तेज़ लहर इंस्पेक्टर के जिस्म के आर पार हो गई। इसके बाद क्या हुआ? फिर हमारे बुलाने पर कादरपुर के एक निहायत बुजुर्ग वहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने बाज़ कुरानी आयात की तिलावत की और मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि खाली ताबूत को फ़ौरन उसी जगह दफन कर दिया जाए। मैंने छोटा संदूक वहाँ से निकालने की कोशिश की।
तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये वक्त इस संदूक को खोलने के लिए मुनासिब नहीं, वक्त आने पर इसे दोबारा निकाल लिया जाएगा। अलबत्ता तुम इस जगह का खाका अपने पास महफूज कर लो। हालात कुछ ऐसे थे कि मैं अपनी बात पर इसरार न कर सका और ताबूत को संदूक समेत दोबारा उसी घड़े में दफन करने के बाद खंडरात की मजीद खुदाई बंद कर दी। उन्होंने तफसील बताकर गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन गौर तलब बात यह है, मौजूदा वाक़यात को शुरू हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं। अगर ये तस्वीर उसी लाश की है तो 30 बरस तक खामोश क्यों रही? इंस्पेक्टर दानिश ने सवाल किया। तुम्हारा सवाल वाकई अहम है। इस वाक़े के बाद मुझे उस नेक बुजुर्ग से वाकई बहुत अकीदत हो गई। मैं अक्सर उनके पास जाता और मुख्तलिफ सवाल के उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करता। एक रोज़ उन्होंने मुझे बताया, बला अब उसी वक्त हरकत में आ सकेगी जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और ये हकीकत है क्योंकि उन मोहतरम बुजुर्ग का चंद माह पहले इंतकाल हो चुका है। ओह अच्छा, इसका मतलब हुआ अब ये जंग हमें अकेले लड़नी पड़ेगी। इंस्पेक्टर दानिश ने जवाब दिया। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो, डॉक्टर दाऊद ने उसके कहा। तो आपके ख्याल में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में मेरी राय है कि सबसे पहले वो संदूक तलाश किया जाए, डॉक्टर दाऊद ने जवाब दिया। लेकिन आपकी बयान करदा सूरत हाल के मुताबिक वो संदूक हासिल करना आसान तो नहीं। इंस्पेक्टर ने खदशा जाहिर किया। तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर अब हकीकत मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में मेरी एक नेक बुजुर्ग से बात हुई थी। उन्होंने कहा था, अगली मरतबा जो शख्स ताबूत खोलेगा उसे सुर्ख आंधी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मौजूद लाश गायब हो चुकी है, लेकिन उसे काबू करने का तरीका सिर्फ उसी संदूक में है। डॉक्टर दाऊद ने वजाहत की। तो फिर संदूक हासिल करने के लिए खुदाई का आगाज़ कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इस सारे काम को अगर खुफिया रखा जाए तो बेहतर है। आप फिक्र न करें, तमाम काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद डॉक्टर दाऊद ने एक नक्शे की मदद से खुदाई के असल मकाम की निशानदेही की और सख्ती से हिदायत की। खुदाई सिर्फ दिन की रोशनी में की जाए। इस दौरान रात के वक्त कोई शख्स उस तरफ जाने की कोशिश न करे। हिदायत सुनने के बाद इंस्पेक्टर दानिश ने उन्हें सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। चंद दिन बाद मुकर्ररा जगह पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इस काम के लिए बाहर से किसी मजदूर को बुलाने के बजाय पुलिस के जवान खुद खुदाई कर रहे थे और इंस्पेक्टर दानिश उनकी निगरानी कर रहा था। डॉक्टर दाऊद की हिदायत के मुताबिक सिर्फ सूरज ढलने तक काम किया जाता। उसके बाद किसी शख्स को खंडर में रहने की इजाज़त नहीं थी। खुदाई शुरू हुए तीसरा दिन था कि गहराई में मौजूद एक सिपाही की आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया। सर ताबूत नजर आ गया। इंस्पेक्टर दानिश उसकी आवाज़ सुनते ही तेज़ी से आगे बढ़ा और लटकती हुई रस्से की सीढ़ी की मदद से खोदे जाने वाले घड़े की तह में जा पहुंचा, जहां 2 सिपाही ज़मीन में धंसे हुए लोहे के मजबूत ताबूत पर से मट्टी हटा रहे थे। इंस्पेक्टर दानिश खुद भी उनके साथ शरीक हो गया। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो ताबूत को मट्टी की गिरफ्त से आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। उसके बाद मजबूत रस्सों से बांधकर उसे एक ताकतवर जीप के जरिए खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही इंस्पेक्टर दानिश ने बगौर ताबूत का जायजा लिया। इतना पुराना होने के बावजूद अपनी असली हालत में था और उस पर कदीम तर्ज के नक्शो निगार बने थे, लेकिन शायद तवील मुद्दत ज़मीन में धंसे रहने के बाद वो बुरी तरह जंग आलूद हो चुका था। ठीक है, खोलो, उसने पास खड़े सिपाही को हुक्म दिया। तेज़ ब्लेड ने कुछ ही देर में जंग आलूद ताले को काट कर रख दिया। इंस्पेक्टर दानिश कुरानी आयात का विद करता आगे बढ़ा और बिला खौफ ताबूत के ढक्कन को उलट दिया। ताबूत अंदर से खाली था, लेकिन उसके कोने में लोहे का एक छोटा सा संदूक मजबूत जंजीरों से जकड़ा हुआ था। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद उस संदूक को अलग करने में कामयाब हो गए। इंस्पेक्टर दानिश ने संदूक उठाकर जीप में रखा और डॉक्टर दाऊद के ज़रई फार्म की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो खंडर में संदूक खोलकर कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहता था। रात गए इंस्पेक्टर दानिश डॉक्टर दाऊद के पास पहुंचा। वो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उसे अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री में ले आए। इंस्पेक्टर ने संदूक लेबॉर्ट्री में मौजूद मेज़ पर रखकर सवालिया नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा। इसे खोलो, वो इंस्पेक्टर को एक हथौड़ा पकड़ाते हुए बोले। इंस्पेक्टर दानिश ने सर हिलाते हुए हथौड़ा पकड़ा और संदूक के ताले पर दे मारा। 2-3 ज़रबों के बाद जंग आलूद ताले का गरूर टूट गया। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर दाऊद की जानिब देखते हुए हाथ बढ़ाकर टूटा हुआ ताला अलग किया और संदूक के ढक्कन को ऊपर की तरफ खींचा। एक हल्की सी चिरचिराहट के कमरे में गूंजी और ढक्कन खुल गया। संदूक खुलते ही एक नामानूस सहर अंगेज खुशबू कमरे में फैलती चली गई। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक पीतल की तख्ती और दूसरी बोसीदा कागज़ पर बना हुआ एक नक्शा। उन दोनों पर लिखी गई तहरीर किसी कदीम ज़ुबान में थी। कुछ समझ न आने पर इंस्पेक्टर दानिश ने उलझी नज़रों से डॉक्टर दाऊद की तरफ देखा, जो पीतल की तख्ती पर कुंदा तहरीर का बगौर जायजा ले रहे थे।
ये दोनों चीज़ें उठाकर मेरे पीछे आओ। डॉक्टर दाऊद ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद वो दोनों लाइब्रेरी में मौजूद थे। सामान मेज़ पर रखकर आराम से बैठ जाओ, उन्होंने अगला हुक्म सादर किया। ये कहकर डॉक्टर दाऊद उसकी मौजूदगी से बेनियाज होकर एक अलमारी की तरफ बढ़े और वहाँ से एक पुरानी खस्ताल किताब निकालकर वापस लौट आए। उन्होंने टेबल लैंप जलाकर तख्ती तेज़ रोशनी में रखी और ख़ुद मोटे शीशों वाली ऐनक लगाकर किताब के मुख्तलिफ सफ़े पलटने लगे। काफ़ी देर बाद उन्होंने कागज़ कलम संभाला और तख्ती पर लिखी तहरीर का तर्जमा अंग्रेज़ी में करना शुरू किया। जैसे जैसे वो तर्जमा करते जा रहे थे, उनके माथे पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर दानिश उनके सामने कुर्सी पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था, लेकिन उसने उनके काम में खलल नहीं डाला। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने हाथ में पकड़ी प्लेट मेज़ पर रखी और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ मालूम हुआ? इंस्पेक्टर दानिश बेताबी से बोला। हाँ, बहुत कुछ, उन्होंने आंखें खोलते हुए जवाब दिया। क्या लिखा है इस पर? उसकी बेताबी नुमाया थी। इंस्पेक्टर दानिश का सवाल सुनकर उन्होंने दोबारा तख्ती उठाई और उसकी तरफ देखते हुए बोले, ये तख्ती कदीम मिस्री ज़ुबान में लिखी गई है जो आज से कई हज़ार साल पहले बोली जाती थी। उसके मुताबिक खूनी बला दरअसल एक शैतानी वजूद है जिसे एक जादूगर के गलत मंत्रों के बायस ताकत मिली। ये बला उस जादूगर की ज़िंदगी में ही बेकाबू हो गई, मगर शदीद बीमारी के बायस वो जादूगर इस पर काबू ना पा सका और उसने आर्जी तौर पर इसे ताबूत में बंद कर दिया। लेकिन उसे मालूम हुआ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अफरीयत किसी इंसान की गलती से दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। चुनाचे उसने इसे ख़त्म करने का मुकम्मल तरीका इस तख्ती पर लिखकर संदूक में बंद किया और संदूक को बला के साथ ही ताबूत में रखवा कर ज़मीन में दफन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा अमल किया कि बला इस संदूक को छू या ज़ाया ना कर सके। और यह दूसरा कागज़? इंस्पेक्टर ने दोबारा सवाल किया। यह दूसरा कागज़ उस खुफिया तहखाने का नक्शा है जो खंडर के आखिरी हिस्से के नीचे मौजूद है। उस तहखाने में वो शैतानी किताब मौजूद है जिसे ज़ाया करने से ही इस बला से निजात मुमकिन है। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। डॉक्टर दाऊद कुछ सोचते हुए बोले। कैसी बात? इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा। उसी तख्ती के मुताबिक तहखाने में सिर्फ एक शख्स को जाने की इजाज़त है, जबकि ये बहुत ख़तरनाक काम है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हमारा तो काम ही ख़तरों से खेलना है, इंस्पेक्टर दानिश ने कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन ये चोर सिपाही का खेल नहीं, नेकी और बदी की जंग है, डॉक्टर दाऊद ने जवाब दिया। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, हमारा ईमान है फतह बिल आखिर हक की होती है और बातिल मिट जाने के लिए है। इंस्पेक्टर का लहजा पुरज़्म था। तुम ज़रूर कामयाब होगे इंशाअल्लाह, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर दाऊद ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। फिर वो उसे तख्ती पर मौजूद तहरीर की तफसीलात से आगाह करने लगे, जिसके अहम नुकात इंस्पेक्टर दानिश अपनी यादाश्त के तौर पर नोट करता रहा। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद इंतज़ामात के लिए वहाँ से रुखसत हो गया। अगले 2 दिनों में वो तहखाने का खुफिया दरवाज़ा तलाश करने में कामयाब हो गए और फिर चंद रोज़ की तैयारी के बाद वो वक्त आ गया जब इंस्पेक्टर दानिश को तहखाने में दाखिल होना था। एक उभरे हुए पत्थर पर ज़रब लगाते ही सामने मौजूद पथरीली दीवार बाएं जानिब सरकती चली गई। सूरज की रोशनी हज़ारों साल बाद तारीक तहखाने में झांका था। दरवाज़ा खुलने के बाद इंस्पेक्टर दानिश ने साथ आए हुए सिपाहियों और डॉक्टर दाऊद को खुदा हाफिज़ कहा और उनकी नेक तमन्नाओं के साथ तहखाने में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही उसके कदम तहखाने की गर्द आलूद सीढ़ी के वस्त में पहुंचे, खुला दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने फुर्ती के साथ अपने बेल्ट के साथ बंधा हुआ जदीद वायरलेस उतारा ताकि बैरूनी दुनिया से रब्ता कर सके और मदद हासिल कर सके। पर यह उसकी भूल थी, क्योंकि दरवाज़ा बंद होते ही उसके वायरलेस सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका राब्ता अपनी दुनिया से कट चुका था, हमेशा के लिए। दरवाज़ा बंद होते ही तहखाना किसी अंधे कुएं की शक्ल इख्तियार कर गया। अपने हवास काबू में रखते हुए इंस्पेक्टर दानिश ने फ़ौरन हेलमेट में नस्ब लाइट का बटन दबाया। यकीनन ये पहला मौका था जब सदियों पुराने उस तहखाने में लाइट की रोशनी फैली थी। उस काम से फारिग होने के बाद इंस्पेक्टर दानिश ने आखिरी मर्तबा वायरलेस सेट पर रब्ता करने की नाकाम कोशिश की और फिर मायूस होकर उसे दोबारा बेल्ट के साथ बांध लिया। अब वो मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरने लगा। तहखाने के फर्श पर कदम रखते ही उसने जेब से नक्शा निकालकर सही सिमत का तयन किया और आगे बढ़ा। उसने अभी चंद कदम ही उठाए थे कि अचानक उसे अपने दाएं हाथ पर मौजूद बंद दरवाजे के पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे बच्चा शदीद तकलीफ में मुब्तला है। उसके कदम दरवाजे की तरफ खुद ब खुद उठ गए। नहीं, डॉक्टर दाऊद ने सख्ती से मना किया था
कि अपने काम के अलावा किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देनी। ये सोचते ही वो रुक गया। लेकिन ये बच्चा यहाँ कौन हो सकता है? वाकई इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। उसने खुद को समझाया और खस्ता हाल दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था कि अचानक कमरे में हर तरफ तेज़ दूधिया रोशनी फैल गई। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। रोशनी कोने में मौजूद मेज़ पर पड़े एक गोल पत्थर से फूट रही थी। हैरत है, इतनी तेज़ रोशनी और वो भी एक पत्थर से। वो अजीब से अंदाज में चलता हुआ पत्थर के पास जा पहुंचा। जल्दी उसे एहसास हो गया कि पत्थर से निकलने वाली रोशनी गर्म नहीं, ठंडी है। पुरतजस्सुस तबीयत के बायस उसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां रोशन पत्थर पर रखीं ताकि इस अजीबोगरीब पत्थर को छू कर उसकी साख्त का अंदाज़ा कर सके। पत्थर वाकई ठंडा था और उसे अजीब सी राहत हुई। उसने पत्थर के लम्स को मज़ीद बेहतर तौर पर महसूस करने के लिए बाकी 2 उंगलियां भी पत्थर पर रख दी और यही उसकी गलती थी। चारों उंगलियां बैक वक्त पत्थर पर रखते ही बच्चे के रोने की आवाज़ तंजिया कहकहों में बदल गई। उसने तेज़ी से वापस हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वक्त गुजर चुका था। उसकी चारों उंगलियां बुरी तरह पत्थर से चिपक गई थीं। अभी वो अपना हाथ पत्थर से अलग करने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ था कि ठंडे पत्थर में हरारत पैदा होने लगी और देखते ही देखते वो पत्थर दहकते हुए अंगारे की शक्ल इख्तियार कर गया। इंस्पेक्टर चिपके हुए पत्थर से हाथ को अलग करने के लिए दीवाना वार कमरे में उछल रहा था। वो कभी अपना हाथ ज़मीन पर मारता और कभी दीवार पर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात और ख़राब होते गए और अब जिंदा इंसानी गोश्त जलने की बू तेज़ी से कमरे में फैलने लगी। वो दर्द से बुरी तरह निढाल हो चुका था। शदीद तकलीफ़ की हालत में उसने अपने हाथ का जायज़ा लिया। चारों उंगलियां तकरीबन जल चुकी थीं और आग अब बाकी हाथ की तरफ बढ़ रही थी। अब सोचने का वक्त नहीं था और ना ही उसके सिवा कोई चारा। उसने दाएं हाथ से अपनी टांग से बंधा हुआ तेज़धार खंजर उतारा और पूरी कुव्वत से खंजर को पत्थर पर दे मारा। आखिर ये करबनाक ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और दहकता हुआ पत्थर उंगलियों से अलग होकर ज़मीन पर गिर गया, जबकि इंस्पेक्टर दानिश शदीद तकलीफ़ की हालत में खुद भी ज़मीन पर लोट पोट हो रहा था क्योंकि उसकी चारों उंगलियां काफ़ी हद तक झुलस चुकी थी। थोड़ा संभलते ही उसने जल्दी से रुमाल निकाला और हाथ पर बांध लिया। अब वो कमरे में नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था। उधर सुर्ख पत्थर दोबारा रंग बदलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दोदिया होने लगा। कमरे में गूंजने वाले तंजिया कह के एक मरतबा फिर बच्चे के रोने की आवाज़ में बदल गए और सब कुछ पहले की तरह हो गया, सिवाय इंस्पेक्टर दानिश के जिसके हाथ की उंगलियां झुलस चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन शैतानी दुनिया में ये उसकी पहली गलती और पहली सज़ा थी। इंस्पेक्टर की तवील नीम बेहोशी के बाद आंखें खुली तो जाने कितना वक्त गुजर चुका था, क्योंकि उसकी घड़ी की सुइयों ने तो तहखाने में दाखिल होते ही हरकत बंद कर दी थी। वो कराता हुआ उठा और तकरीबन रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कमरे से निकलकर वो नक्शे के मुताबिक चलता हुआ एक बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। बंद दरवाजे की मजबूती का अंदाज़ा लगाने के लिए हाथ का दबाव डाला तो वो बगैर किसी मज़ामत के खुलता चला गया। हैरत है, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। दरवाज़ा खुलते ही वो एक मरतबा फिर नीचे जाती हुई सीढ़ियों के सामने खड़ा था। यही वो दूसरा तहखाना है जिसमें शैतानी किताब मौजूद थी। कुछ देर अगला महाज की प्लानिंग करने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने तहखाने के फर्श पर कदम रखा ही था कि राहदारी की दीवारों पर नस्ब मशलें खुद ब खुद जल उठीं। वो भी इस अनोखे इस्तकबाल पर गौर कर रहा था कि पीछे सुनाई देने वाले इंसानी कदमों की आहट पर चौंक पड़ा। बिजली की तेज़ी से मुड़कर पीछे देखा तो आंखें मारे हैरत के फैलती चली गईं, क्योंकि डॉक्टर दाऊद उन 3 सिपाहियों के हमरा सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें वो तहखाने के बाहर गेट पर छोड़ाया था। उन सब के सीने ताज़ा खून से लथड़े हुए थे, आंखें बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थीं और चारों अपने हाथों में नंगी तलवारें थामे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे आप लोग! और यहाँ वो हैरत से बोला, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर अपनायत का तासुर न उभरा, आंखों में अजनबियत रही। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर दानिश का दिल तेज़ी से धड़का। वो सूरत हाल को समझने से कासिर था। चारों आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आ गए। चंद फीट के फासले पर पहुंचकर एक सिपाही ने हाथ में पकड़ी तलवार हवा में लहराई और इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन तेज़ धार तलवार उसकी बाईं टांग पर जख्म लगाते गुजर गई। इसी दौरान डॉक्टर दाऊद और दूसरे सिपाही भी उसके गिर्द घेरा तंग कर चुके थे। हालात की संगीनी देखकर इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन उसमें अपने ही साथियों पर फायर करने का हौसला पैदा न हुआ। चुनाचे वो उनके दूसरे हमले को नाकाम बनाते हुए राहदारी में मौजूद 2 कमरों में से एक के दरवाजे की तरफ लपका ताकि जल्द अज जल्द शैतानी किताब तक पहुंच सके, मगर दरवाज़ा खोलते ही उसके अफसान खता हो गए। बंद कमरे में वो तमाम लोग बदरूहों की तरह टहल रहे थे।
जिन्हें वक्तन फवक्तन खंडर में कत्ल किया गया था। दरवाज़ा खुलते ही वो सब तेज़ी से उसकी तरफ लपके। इतने में बेशुमार लोगों को काबू करना आसान नहीं था। चुनाचे वो एक लंबी छलांग लगाकर तेज़ी से दूसरे कमरे की तरफ लपका और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। सदियों से बंद पड़ा रहने के बाद दरवाज़ा जाम हो चुका था। वो दीवाना वारों से ठोकरें मार रहा था। इधर तमाम बदरूहें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर ने आखिरी मरतबा मोड़ पर उन पर नज़र दौड़ाई और अल्लाह का नाम लेकर पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजे के पाट ज़ोरदार आवाज़ से खुल गए। अंदर दाखिल होते उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। इस सारे वाक़े के दौरान ज़ख्मी टांग का दर्द बढ़ चुका था। उसने कंधे से लटकते बैग में से एक पट्टी निकाली और कसकर ज़ख्म पर बांध ली। इस काम से फारिग होकर इंस्पेक्टर ने एक मरतबा फिर जेब से नक्शा निकाला। शैतानी किताब इस कमरे से मुल्क दूसरे कमरे में मौजूद थी और कमरे में दाखिले के लिए वाहिद दरवाज़ा उसके सामने था। नक्शा तय करके जेब में डालने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। अभी वो कमरे के दरमियान में पहुंचा था कि जाने कहाँ से एक भारी भरकम जिस्म उसके सर पर आन गिरा। उसने वो जिस्म निहायत तेज़ी से सामने वाली दीवार में दे मारा। अब उसके सामने एक ऐसा इंसान नुमा जानवर खड़ा था जिसका मुंह भेड़िए का था और वो गुस्से से बुरी तरह गुर्रा रहा था। चंद लम्हे बाद वो जानवर दोबारा हमलावर हुआ, लेकिन अब इंस्पेक्टर संभल चुका था। उसने बिजली की तेज़ी से हाथ में पकड़ा हुआ खंजर जानवर के पेट में घोंप दिया। वो चीख कर फर्श पर गिरा और अपनी ज़ुबान से अपना ही ज़ख्म चाटने लगा। खून मुंह में जाते ही उसकी वहशत बढ़ गई और वह दोबारा इंस्पेक्टर पर हमलावर हुआ, लेकिन इस मर्तबा इंस्पेक्टर के रिवाल्वर ने शोले उगले और खौफनाक दरिंदा इंस्पेक्टर तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। मगर अगला मंजर उसके वहमो गुमान में न था। तहखाने की ज़मीन पर जिस जिस जगह उसके खून का कतरा गिरता, चंद लम्हे बाद वहाँ से बिल्कुल वैसा ही भेड़िया नमा इंसान वजूद में आ जाता और देखते ही देखते बड़ा हो जाता। कुछ ही देर में बहुत से जानवर उस पर हमले के लिए तैयार खड़े थे। ये सब देखकर इंस्पेक्टर दानिश ने फिर हिम्मत करके लंबी छलांग लगाई और ज़ख्मी टांग की परवाह किए बगैर भागता हुआ शैतानी किताब वाले कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने ये दरवाज़ा बंद किया और सब कुछ भूलकर सामने पड़े उस संदूक की तरफ बढ़ा जिसमें वो किताब शैतानी मौजूद थी। कमरे के दरमियान में पड़े स्याह संदूक के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने दलेरी से उसका ढक्कन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आनन फानन कमरा गहरे सुर्ख धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो सामने वही दहशतनाक हुलिये वाली खूनी अफरीयत मौजूद थी जो कादरपुर में बेशुमार अफराद को मौत के घाट उतार चुकी थी। उस अफरीयत के पीछे उसकी हमशक्ल बलाओं की लंबी कितार मौजूद थी जो सब उसे खूनखार नज़रों से घूर रही थी। खबरदार, किताब को हाथ मत लगाना, एक फनकारती आवाज़ कमरे में गूंजी। आज तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। सदियों से कायम इस तिलिस्म हिसार के टूटने का वक्त आ चुका। तुम्हें ख़त्म होना होगा। इंस्पेक्टर दानिश ने उसकी बात का जवाब दिए हुए तेज़ी से संदूक में पड़ी बोसीदा किताब उठा ली। ये देखते ही बला का कई फीट लंबा बाजू हरकत में आया और उसका हनी पंजा इंस्पेक्टर दानिश की गर्दन पर जा पड़ा, जबकि उसकी साथी बलाएं खामोशी से खड़ी ये मंजर देख रही थीं। इंस्पेक्टर दानिश के पांव ज़मीन छोड़ चुके थे और वो बला के हाथों में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। शदीद तकलीफ के बायस उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं और किताब हाथों से निकलकर दूर जा गिरी। उसने हिम्मत करके एक मरतबा फिर अपने होल्स्टर में से रिवाल्वर निकाला और अंदाजे से बला के चेहरे की तरफ रुख करके फायर कर दिया। गोली उसके भयानक आंख को चीरती हुई सर के पिछले हिस्से से पार हो गई। जोरदार झटके के बायस बला के हाथ की गिरफ्त कमजोर हुई और इंस्पेक्टर दानिश फर्श पर आ गिरा। नीचे गिरते ही उसने बला के चेहरे की तरफ देखा जिसकी आंख में होने वाला सुराख तेजी से मुंदमिल हो रहा था। उस दौरान इंस्पेक्टर दानिश एक मरतबा फिर कमरे के कोने में पड़ी किताब उठाने में कामयाब हो गया और जब जेब से लाइटर निकालकर किताब को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बावजूद मुसलसल कोशिश के वो लाइटर रोशन करने में नाकाम रहा। तमाम शैतानी बलाएं ये मंजर देखकर तेजी से उसकी तरफ लपकीं। मौत और ज़िंदगी के दरमियान फासला लम्हा बलम्हा कम हो रहा था। नेकी और बदी की जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और उम्मीद की किरणें मायूसी के अंधेरे पर अपनी गिरफ्त खोने लगीं। उन्हीं एहसाब शिकन लम्हात में जब खूनी बला का आहनी पंजा एक मरतबा फिर इंस्पेक्टर दानिश की गर्दन के करीब पहुंचा तो इंस्पेक्टर के जहन के तारीक पर्दे पर नूर की एक अनमिट तहरीर बिजली की मानिंद खूंदी। कुरान की आयत उसकी ज़ुबान से निकली जिसके माने ये हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद मांगते हैं। इंस्पेक्टर दानिश की ज़ुबान से कुरान के मुकद्दस अल्फाज निकलते ही खामोश लाइटर ने तेज़ शोला उगला और उसके दूसरे हाथ में पकड़ी हुई किताब सूखे पत्ते की तरह जल उठी। शैतानी किताब के आग पकड़ते ही उसकी जानिब बढ़ती हुई बलाओं के जिस्म भी भड़क उठे।
दूसरे कमरे में मौजूद अजीबुल खलकत जानवर और बदरूहें भी शोलों की लपेट में आ गईं और चीखते चिल्लाते सब बड़ी बला के गिर जमा हो गए। सब दीवानावार अपनी आग बुझाने में कोशां थे कि यकलख्त खंडर जलजले की लपेट में आ गया। छतों से मिट्टी और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और बुलंद दीवारें ज़मीन बोस होने लगीं। अचानक जलजले के एक शदीद झटके से सारा तहखाना रेत के कमज़ोर घरौंदे की मानंद बैठता चला गया। इंस्पेक्टर दानिश बढ़ती हुई तबाही देखकर टांग जख्मी के साथ तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अभी वो कमरे के वस्त में ही था कि दाएं दीवार का बड़ा हिस्सा मौत बनकर धमाके से उसके सर पर गिरा। इंस्पेक्टर दानिश की आखिरी चीख कमरे की दीवारों से टकराई और मलबा गिरने के शोर में हमेशा के लिए गुम हो गई। कादिरपुर सदियों पुराने शैतानी हिसार से आज़ाद हो चुका था। पुलिस की भारी नफरी मुकामी लोगों के साथ मिलकर खंडर के मलबे में से इंस्पेक्टर दानिश को निकालने की कोशिश कर रही थी। तिलिस्म ख़त्म होने के बाद अचानक हज़ारों मन वजनी मलबे के नीचे गहराई में दबे इंस्पेक्टर दानिश के बेजान जिस्म के साथ बंदी वायरलेस में जान पैदा हुई और बाहर खड़े पुलिस अफसर की आवाज़ उभरी, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? लेकिन इंस्पेक्टर दानिश की जानिब से कोई जवाब ना आया। वो तो ये अजीम कारनामा अंजाम देकर हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सदियों का तिलिस्म, शैतानी और हिसार ख़त्म होने के तवील अरसा तक लोग इंस्पेक्टर दानिश की दिलेरी की बातें करते रहे, लेकिन असल हकीकत कोई ना जान सका। और यूं ये खंडर एक राज था, राज है और राज ही रहेगा।